रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं उसको। चलिए, नॉलेज, ठीक है, चलिए, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो इसमें ज़्यादा डिबेट नहीं करते, लेकिन मैं आपकी डायरेक्शन करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि ठीक है। तो बात सारी ये है कि हमें सारा फोकस जो है हमें अपनी नॉलेज लर्निंग पे करना चाहिए, क्योंकि ये हमें इनेबल करेगा जॉब मार्केट के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जॉब्स क्या डिमांड करती है इंडस्ट्री में, कौन से टूल्स, कौन सी चीज़ हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो भाई धीरे एक करियर गाइडेंस भी आपके लिए अरेंज किया जा रहा है कि इंडस्ट्री से काफ़ी सारे लोग आएंगे, जो कल होना चाहिए था लेकिन कल नहीं हो पाया, तो अब 15 दिन बाद होगा। तो बहरहाल यू कैन अटेंड दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा व्हाट आर द कंटेंट्स। तो ये किताब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समर वैली की 10th एडिशन, और इसमें probably you are aware of the quizzes and assignment। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं हम थोड़ा सा आगे चल के देख लेते हैं। ये चैप्टर है उस किताब के। तो कुछ चीज़ें मैंने किताब से ली हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे इसमें शामिल की हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं, और इस स्लाइड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला चैप्टर ये है कि इंट्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, और मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आज के लेक्चर में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़नी चाहिए और आपके करियर में ये क्या इम्पैक्ट करेगा। तो दैट इज़ ए स्मॉल इंट्रोडक्शन। एक क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके देखेंगे कि जब आप लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, दो तीन दोस्त नहीं बल्कि एक बड़ी सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू बी फॉलोड। ठीक है ना, एक खास तरीके से सॉफ्टवेयर बनेगा। तो वो प्रोसेसेस हम देखेंगे। उसमें एक पुराना तरीका भी है जिसको हम ट्रेडिशनल कहते हैं या वाटरफॉल कहते हैं, एंड देयर आर फ्यू रिसेंट मेथडोलॉजीज जिसको हम एजाइल या स्क्रम कहेंगे। ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी क्यों पढ़ेंगे, इसलिए कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एक छोटा और लेस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करने का तरीका कुछ और होगा, और एक लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने का तरीकाकार कुछ और होगा। उसका प्रोसेस कुछ और होगा, इसका प्रोसेस कुछ और होगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में डिफरेंट मेथडोलॉजी पढ़ेंगे, और उसी का एक्सटेंशन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या स्क्रम है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा प्रोसेस कहाँ। तो ये थ्योरी है, लेकिन थ्योरी इसलिए पढ़नी ज़रूरी है कि जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो हमें टर्मिनोलॉजी पता हो, ये प्रोसेस पता हो, और जब हमसे कहा जाए ये करो तो हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर स्क्रम है तो प्रॉब्लम हमें स्क्रम या एजाइल पता होना चाहिए। चैप्टर 4 ये है कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बनाना क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। ये एक मीटिंग से नहीं होगा। probably you need to have few things कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लेने से पहले आपको उस डोमेन की रिलेटिवली गुड नॉलेज होनी चाहिए। मसलन अगर आप इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो इंश्योरेंस की बेसिक्स पता होनी चाहिए, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो बैंकिंग का बेसिक्स पता होना चाहिए, या सप्लाई चेन का बना रहे हैं तो सप्लाई चेन का रिलेटिवली गुड नॉलेज ऑफ द बिजनेस, पहली चीज़। फिर जब आप रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो देर आर डिफरेंट पर्सनालिटीज़, कोई बहुत अच्छी नॉलेज होगी और कम्युनिकेशन अच्छी होगी, समझा पाएंगे। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, तो उनसे कैसे रिक्वायरमेंट लेना है। फिर रिक्वायरमेंट लिखने का कौन सा अच्छा तरीका है, व्हाट आर द टेम्पलेट्स, व्हाट आर डिज़ाइनिंग या मॉडलिंग मेथडोलॉजीज। तो लिखने का भी एक तरीका है। तो पिछले 20-25 साल से कौन सी मेथडोलॉजी या कौन सा टेम्पलेट जो है वो अच्छा है, तो ये हम जानेंगे। और इस कोर्स में हम ये सारी चीज़ें समराइज तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जब आप 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो पूरा एक कोर्स है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, विच इज़ माई प्रोफेशनल एरिया, बिजनेस एनालिसिस। तो पूरा एक यहाँ पर जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वेरी बेसिक्स,
लेकिन ये पूरा कोर्स है, इसमें पीएचडी होती है, रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट लेने के तरीके, रिक्वायरमेंट लेने का टेम्पलेट, रिक्वायरमेंट लेते वक्त क्या चीज़ होनी चाहिए, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटे प्रोजेक्ट में शायद ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, यानी आपने बैंकिंग की एप्लीकेशन बनानी है और वो 1.5 साल में बनेगी और 150 लोग बना रहे हैं या 100 लोग बना रहे हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट अगर गलत हो गई तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्योंकि इनटेंजिबल है, नज़र नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नंबर 5 है मॉडलिंग। रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए, आर्किटेक्ट बनाने के लिए हम चीज़ों को मॉडल करते हैं, यानी किसी भी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए मॉडलिंग करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी डीएफडीज पढ़ेंगे, यूज केस पढ़ेंगे और कुछ आर्किटेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही बेसिक्स पढ़ेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम का आर्किटेक्ट होता क्या है और क्यों ज़रूरी है, और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट लेने, डिज़ाइन करने के बाद आप इसकी कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग हम नहीं पढ़ेंगे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई आप पढ़ रहे होंगे, डेटाबेस का कोई कोर्स पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर बन गया, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो टेस्ट कैसे किया जाता है, टेस्ट केस कैसे बनाए जाते हैं, वैलिड डेटा क्या होता है, इनवैलिड डेटा क्या होता है, तो हम एक थोड़ी सी इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे टेस्ट केसेस की, ठीक है। लेकिन ये आगे वाली क्लासों में पूरा एक कोर्स है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस या वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, किसी एक नाम से होगा, ठीक है। तो पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बेसिक्स पढ़ेंगे। फिर है चैप्टर नंबर 22, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। छोटे प्रोजेक्ट पे तो नहीं, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट पे हम कौन रिक्वायरमेंट लेगा, कौन आर्किटेक्ट बनाएगा, कितनी बड़ी टीम चाहिए, कितने महीने चाहिए, ये काम कब खत्म होगा, तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन, ये पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, नॉलेज एरियाज हैं, ठीक है। तो ये स्पेशलाइजेशन है, पीएमपी कहलाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर सेमेस्टर 8 में आप कोर्स पढ़ते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पर इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है चैप्टर 24, क्वालिटी मैनेजमेंट। जो सॉफ्टवेयर बना है उसमें कोई बग ना हो, एरर ना हो, तो कौन सी चीज़ें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं और कौन सी चीज़ें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। तो प्रोसेस के हवाले से, टीम के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। आखिरी चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। जिन लोगों ने अगर गिटहब को इस्तेमाल किया है, तो गिटहब क्या करता है, हमारे सॉफ्टवेयर लोड करने की इजाज़त देता है, कॉन्फ़िगरेशन वर्जन कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर अपलोड कर सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, जब लार्ज टीम हो, यानी अगर आपके पास 100 लोग हैं, कुछ लोग कराची में बैठे हैं, कुछ लोग लाहौर में बैठे हैं, कुछ अमेरिका में बैठे हैं, तो सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड होगा, उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी और उसकी वर्जन कंट्रोल कैसे होगी। छोटी टीम में ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़ी टीम में ज़रूरत है इस मैकेनिज्म की। लोग बीमार पड़ सकते हैं, लोग ऑफिस छोड़ के जा सकते हैं, नौकरी छोड़ के जा सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास वो सॉफ्टवेयर कहाँ था, सर वो तो उसकी लैपटॉप पे था, वो ख़राब हो गया। तो देयर हैज़ टू बी सम मैकेनिज्म टू टू अपलोड द सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेट द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये एक समरी है जो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज़ समरी में नहीं समझ में आई है, या कोई एनी क्वेश्चन सो फार, किसी को, बच्चे को, एनीबॉडी? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। ओके, अच्छा देखिए, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं और मैं आपके सामने नहीं हूँ, और थोड़ा सा ऑनलाइन में एक डिसएडवांटेज ये है कि हम एक दूसरे की अ, यानी एक्सप्रेशन को नहीं देख पाते, तो मुझे पता नहीं आपको समझ में आ रहा, तो किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो बगैर किसी तकल्लुफ के आप सवाल कर सकते हैं, रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और
समझना आपका ज़रूरी है, समझना आपका ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट सही होना आपका ज़रूरी है। तो इसमें ठीक है, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ जो मेरे मुंह से सुनेंगे पहली दफ़ा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक स्लाइड है, ये एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल आगा खान का एक हॉस्पिटल सिस्टम बनाना है हमने। ठीक है, दीज आर द मॉड्यूल्स, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, आउट पेशेंट, इन पेशेंट कॉम्प्लेक्स होता है बहुत, बिलिंग, आपकी सारे चार्जेस एक जगह जमा हो जाएं, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, कंसल्टेंट। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? आवाज़ नहीं आ रही है सारे लोगों को या एनीबॉडी? अच्छा, आई डोंट नो, देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय इंटरनेट, प्रोबब्ली आई एम सिटिंग इन द यूनिवर्सिटी और डिस्कनेक्ट हो गया था या समथिंग, तो प्रॉब्ली आवाज़ नहीं आ रही थी, तो लेट मी रिपीट अगेन। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। तो मैं बता ही रहा था, दैट्स अ लार्ज प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे इसके मॉड्यूल है, और मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ और मैं बताता हूँ एक स्मॉल प्रोजेक्ट। एक वेबसाइट है, कोई भी डीएचएसओफा की वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट इज रिलेटिवली अ स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है ना, कुछ पेजेस चेंज करने हैं, थीम नया बनाना है, और तो हम देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या है और हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों सीख लेनी चाहिए। उप्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक लार्ज प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारा कोड लिखा जाएगा, बहुत सारे लोग डिफरेंट काम करेंगे। पहली बात ये है कि अगर आपने डीएचएस उफा से या किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है, तो प्रॉब्ली हॉस्पिटल मैनेजमेंट या डोमेन की नॉलेज आपको नहीं होगी। ठीक है, राइट साइड पे देखिए, ये लार्ज टीम बनाए, सॉफ्टवेयर बनाएगी, साल डेढ़ साल में 150 लोग या कम से कम 100 लोग होंगे। बिजनेस की नीड को, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे या ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, फिर प्रोजेक्ट का स्कोप लॉक करेंगे। अब मैं ये टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हम कहीं सीखेंगे, अभी सीखने की जरूरत नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड आई एम यूजिंग सम टर्मिनोलॉजी जो कि इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगी। तो ये टर्मिनोलॉजी मुझे मालूम होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी की थ्योरी या बैकग्राउंड मुझे पता होना चाहिए कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्कोप क्या चीज़ होती है, रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट होती क्या चीज़ है, तो इसको हम एसआरएस कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इंडस्ट्री में और भी कोई नाम है? ठीक है, रेड कलर से मैंने लिखा है कि सॉफ्टवेयर जो आप बनाएंगे वो दो तीन लोग नहीं, 50, 100, 1000 लोग यूज़ करेंगे, तो उसको, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बैंक को सॉफ्टवेयर आपने बना के दिया है, एक साल तो सही चले, लेकिन एक साल के बाद वो स्लो होना शुरू हो गया और बैंक शर्म जा रहा है कि भाई आपका सॉफ्टवेयर स्लो होना शुरू हो गया है, तो आप कहते हैं एक और सर्वर लगा दो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने जो डेटाबेस की कनेक्शन है या जो एल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं वो एफिशिएंट हैं, वो स्केलेबल हो, हाई, ज़्यादातर लोगों के यूज़ करने पर भी परफॉर्मेंस ख़राब ना हो। तो परफॉर्मेंस ख़राब ना हो इज़ एन आर्किटेक्ट, ठीक है ना, इज़ ए डिज़ाइन। ठीक है, तो अगर आपका आर्किटेक्ट नहीं है, तो ये लिखा हुआ है आगे, लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव। तो कोहेसिव क्या चीज़ होती है, लूजली कपल्ड क्या चीज़ होती है, इसको हम पढ़ेंगे, नहीं तो आप नेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात यह है कि अगर आर्किटेक्ट सही नहीं है तो वो परफॉर्मेंस को ख़राब करेगा। ठीक है, तो आर्किटेक्ट क्या चीज़ होती है, आर्किटेक्ट ये चीज़ होती है कि अगर आप में से किसी ने यूट्यूब इस्तेमाल किया है या फेसबुक इस्तेमाल किया है, तो ये हज़ारों लोग पूरी दुनिया से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये स्लो नहीं होगा, परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होगी। इसका मतलब है कि इसकी लोड बैलेंसिंग की गई है, इसके आर्किटेक्ट इस तरह से बनाया गया है कि कुछ लोगों को कहीं डाइवर्ट किया जाता होगा। ठीक है, कुछ लोगों को कहीं डाइवर्ट किया जाता होगा। अगर ये ना किया जाए तो वो लोड की वजह से क्रैश कर सकती है एप्लीकेशन।
ठीक है, या वेबसाइट या जो भी है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लोड बैलेंसिंग कैसे होगी, आर्किटेक्ट कैसे होगा। ठीक है, अब आर्किटेक्ट का क्या मतलब है? एक आर्किटेक्ट फॉर एग्जांपल एक सॉफ्ट कंपनी है जिसका हेड ऑफिस कराची में है, उसकी एक फैक्ट्री लाहौर में है और एक फैक्ट्री पेशावर में है। तो आर्किटेक्ट ये है कि जनाब सारा सिस्टम ऑनलाइन है, ये एक डिफरेंट आर्किटेक्ट है। ठीक है, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। एक आर्किटेक्ट ये है कि जनाब लाहौर की अलग है, पेशावर की अलग है, कराची की अलग है। ये अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं और शाम को 5 बजे कनेक्ट होके ये सारी चीज़ों को कहीं पुश कर देते हैं और कहीं से पुल हो रहा होता है। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है, लेकिन शाम 5 बजे आपको कंसोलिडेशन हो जाती है। दैट्स कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। ये डिफरेंट आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे डेटाबेस की डिज़ाइन। आप पढ़ रहे होंगे RDBMS कोई कोर्स, रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, और कोई लैंग्वेज का कोर्स आप पढ़ रहे होंगे, ये हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल डिज़ाइन करने के बाद डेटाबेस और कोडिंग, ठीक है, उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे कि टेस्टिंग कैसे होगी। ठीक है, ये लार्ज एंड बड़े प्रोजेक्ट पे कौन क्या करेगा, रिक्वायरमेंट कौन लेगा और किस तारीख से किस तारीख तक लेगा, इसकी प्लानिंग करना, इसकी एस्टिमेशन करना, ये आपको ज़रूरी है। और एस्टिमेशन के अंदर फिजिकल एस्टिमेशन आसान होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन हमेशा मुश्किल होती है, उसमें गलती के इम्कान है। कोई बताएगा ऐसा क्यों है? गलती के इम्कान क्यों है? कोई जहन में आती है बात कि ऐसा क्यों हो? Why there is a great possibility that your estimation is not correct in software, intangible? कोई बताएगा ऐसा क्यों है? जी, अनम्यूट करके आप बता सकते हैं सर को। जी, ह्यूमन एरर नहीं है एक्चुअली, इट्स नॉट ह्यूमन एरर, इट्स समथिंग एल्स। देखिए, सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन इसलिए मुश्किल है, इट्स नॉट फिजिकल। जैसे अगर कोई काम करना है और वो फिजिकल हाथ पांव से होता है, तो आपकी एस्टिमेशन आपकी रिलेटिवली उसकी बॉडी देख के, उसका जिस्म देख के, उसकी उम्र देख के आप कर सकते हैं। एक एवरेज आदमी इतना काम कर लेगा तो प्रॉब्ली एस्टिमेशन उसी हिसाब से होगी। ठीक है, एक बीमार आदमी काम नहीं कर पाएगा या फिजिकली नाइव आदमी नहीं कर पाएगा। लेकिन 40 बच्चे DHA सुबह से पढ़ के निकलेंगे, देखने में तो एक जैसे ही है, सारे हार्डवेयर तो सबका एक जैसा है। ठीक है, लेकिन सबका सॉफ्टवेयर एक जैसा नहीं है, तो देयर आर डिफरेंट कैपेबिलिटीज। आपकी जो दिमाग है वो तो नजर नहीं आ रहा है, मेंटल कैपेबिलिटी नजर नहीं आ रही है, इसलिए एस्टिमेशन रॉन्ग हो सकती है। तो सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन हमेशा उन लोगों के साथ करनी चाहिए जिनके साथ आप 6 महीने साल काम कर चुके हो। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है should not estimate your mental capability when you are a new team member। तो वहाँ गलती हो सकती है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बिजनेस एनालिस्ट हैं और बैंकिंग की रिक्वायरमेंट ले लेंगे, लेकिन पता चला कि आपसे तो ली नहीं जा रही है। ये मेंटल कैपेबिलिटी किसी की दिखती नहीं है। फिजिकल कैपेबिलिटी तो नजर आ सकती है ना आपको, एक ताकतवर आदमी, जवान आदमी, उसकी कैपेबिलिटी कुछ और होगी। एक बच्चा है, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी कुछ और होगी। ठीक है, तो इसलिए नजर नहीं आती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए देयर इज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द मेंटल कैपेबिलिटी। या एक आदमी है जो बहुत अच्छा प्रोग्रामर था या बहुत अच्छी लॉजिक लिखता था, लेकिन क्योंकि अम्मी की तबीयत खराब है 3 दिन से, या बेटी की तबीयत खराब है, या कोई और मसला है, तो ही और शी इज अनएबल टू परफॉर्म। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसका मेंटल एंगेजमेंट कहीं और है, उसको परेशानी है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। तो आइडियल सिनेरियो इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज आइडियल सिनेरियो? ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसकी एस्टिमेशन, इसका प्रोसेस, इसका बनाने का तरीकाकार डिफरेंट होगा फ्रॉम रिलेटिवली अ स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट है तो जब भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको देखना होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है। अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है 2-4 महीने का, और ये 2-3 लोग कर लेंगे। एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए और एक इम्प्लीमेंटर चाहिए, ये 2 इम्प्लीमेंटर चाहिए। तो इसमें रिस्क नहीं है, साइज ज्यादा नहीं है। ओके, ठीक है, एक मैसेज आ गया कि जी 10 मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा, तो
तो लोग लॉग इन कर लेंगे। लेट मी कंप्लीट दिस, ठीक है। तो ये करने का तरीका कुछ और होगा, यानी मेथडोलॉजी फॉर दिस प्रोजेक्ट वुड बी डिफरेंट, द स्टेप्स वुड बी डिफरेंट, द टीम साइज वुड बी डिफरेंट, एस्टिमेशन वुड बी डिफरेंट। तो हमें मालूम होना चाहिए कि एस्टिमेशन कैसे होता है, हमें मालूम होना चाहिए कि मेथडोलॉजी क्या है, ठीक है। अब यहाँ ज़रा रोकते हैं, यहाँ रोक के थोड़ा सा सिनेरियो बिल्ड कीजिए कि मैं किसी को आपको आगा खान हॉस्पिटल भेज दूँ या कोई बहुत बड़े बैंक यूबीएल या एचबीएल भेज दूँ, और आगा खान में एक पूरा कंप्लीट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो आप क्या करेंगे? और मैं एक बैंक भेज दूं जहां पर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है बल्कि एक उनकी वेबसाइट को फाइन ट्यून करना है। तो क्या करेंगे आप? व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप? अगर आगा खान का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो क्या तरीका कार होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? कोई बताएगा सर को? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, तो आप सर का जवाब भी दीजिए, आवाज तो आ रही है, क्या करेंगे भाई? सर को जरा बताइए, अनम्यूट करके बता दीजिए ताकि सर भी आपकी प्यारी सी आवाज सुन लें। गैदर अ टीम ऑफ ए बिल्ड डेवलपर्स। अबे भाई डेवलपर तो अभी करना ही नहीं है ना, अभी तो रिक्वायरमेंट लेनी है हमजा। अभी डेवलपर नहीं चाहिए भाई, अभी तो देखना है कि कस्टमर को चाहिए क्या। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर चाहिए ना, बिजनेस एनालिस्ट चाहिए। अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा और कैसे करेगा? डेवलपर नहीं चाहिए। ऑब्जर्व वर्क फ्लो, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फ्लो? जरा बताएंगे मुस्तफा? वर्क फ्लो, सी फ्लो ऑफ द वर्किंग। हाँ, अब ये गलती है, ये फ्लो आपको कोई बताएगा नहीं, आपको पहले से डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। अब जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है ना, वो ऐसी नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि बताएगा और आप लिखेंगे। अब एक्सपेक्टेशन कस्टमर की है कि भाई हमने आपको 1 साल दे दिया और 4 करोड़ रुपए दे दिया, अब आप बनाइए खुद ही। तो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज आपको देगा, आपको बताएगा इसमें ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल की फ्लो नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा। तो somebody should have the relatively good knowledge of the हॉस्पिटल सिस्टम। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है इंडस्ट्री की। बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स यू शुड हैव अ रिलेटिवली गुड नॉलेज ऑफ द हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, इन इन पेशेंट की बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होती है, आउट पेशेंट जरा आसान होता है, बिलिंग कैसे होती है और फलानी चीजें तो कैसे होगी, ठीक है। तो ये सब सीखने की जरूरत है, हम ये थ्योरी पढ़ेंगे ताकि आप जब इंडस्ट्री में जाएं तो आपको रिलेटिवली अच्छा आइडिया हो कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। जी, डिटेल एंड एनालिसिस अबाउट दी हॉस्पिटल, डिटेल एंड एनालिसिस, डिटेल रिक्वायरमेंट लेंगे भाई, उसके बाद आप एनालाइज करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कुछ लोगों को अब जहन में आ रहा है कि डेवलपमेंट तो बहुत बाद में होगी, पहले रिक्वायरमेंट ली जाएगी, डॉक्यूमेंट की जाएगी और कस्टमर से वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो ये खास लोग होंगे जिन लोगों को, अब मैं अगर बैंक भेज दूं तो बैंक की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर मैं फार्मास्यूटिकल भेज दूं तो बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर को डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, और फिर उनको पीपल हैंडलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये समझ में आ रही है कि ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर खाली डेटाबेस से और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं बनेंगे। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है? आ रही है, चलिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आपकी इजाज़त हो तो अटेंडेंस ले लूँ और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको ज़रा होल्ड कर लीजिए, जस्ट होल्ड ऑन। फिर मैं, क्योंकि दिस इज द लास्ट स्लाइड, ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है जनाब, तो ज़रा अटेंडेंस बोलते जाएंगे, उसके बाद फिर हम, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम रिकनेक्ट कर लेंगे। अब्दुल बासित, अपने आप को ज़रा अनम्यूट करते जाएंगे और अटेंडेंस बोलते, नज़र आ रहा है आपको? स्क्रीन नज़र आ रही है? अब्दुल बासित,
हातिम, इकरा। प्रेजेंट सर। जी, एक मिनट। इकरा, इकरा नजर आ रही है मेरे Present, को? sir. ठीक है। सरफराज, सरफराज। उस्मान यूसुफ, प्रेजेंट सर। शाज जहीर, शाज, शाह साहब ने मैसेज भेजा, नहीं किसी और ने मैसेज भेजा, शाह साहब ने मैसेज भेजा, ठीक है। सैयद शमीर अशफाक, शमीर है या शामिर? प्रेजेंट। जी। लाइबा अयाज, Present, sir. मिर्जा बिलाल बेग, मिर्जा बिलाल बेग। अहीद उद्दीन बसरी, ये अहीद है या क्या है? मैं सही नाम ले रहा हूँ आपका? आई डोंट नो अहीद साहब है कि नहीं। ठीक है, चलिए। जी सर सही है। प्रेजेंट। अहीद सही नाम ले रहा हूँ, ठीक है। मोहम्मद दानिश, प्रेजेंट सर। शहीर फरीदी, प्रेजेंट सर। शहीर फरीदी। एमन फातिमा, शहीर साहब की अटेंडेंस लग जा भाई। एमन फातिमा, Present, sir. Present. ठीक है। वयाना फर्नांडिस, मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ? हमारी Present, sir. It's Vinod. विनोना, ठीक है, सॉरी, विनोना फर्नांडिस। सैयद मोहम्मद हम्माद इरशाद, प्रेजेंट सर। फुरकान अहमद, फुरकान। सैयद हमजा, मोहम्मद हमजा अली, प्रेजेंट। आयशा वली, Present, sir. सैयद मुश्तबा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुश्तबा, प्रेजेंट सर। सैयदा रिमशा मुस्तफ़ा, Present, sir. हुदा रऊफ, Present, sir. हुज़ैफा रहमान, प्रेजेंट सर। सैयद सज्जाद मुस्तफ़ा रिजवी, प्रेजेंट सर। शहजाद सलीम, प्रेजेंट सर। निहाल सरवर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरहाम शम्स, मैसेज आ रहा है किसी का, ठीक है, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बाकर सिद्दीकी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रेहान उल हक, ठीक है, नजर आ रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अताउल्लाह, मोहम्मद उसामा जाहिद, सामा। प्रेजेंट सर। चलिए, आई एम कॉलिंग द नेम अगेन प्रेजेंट जिनकी सर। हाँ लगा दी, उसामा लगा दी। अताउल्लाह, और जिनके नाम जो एब्सेंट लगी है, फुरकान अहमद खान, और मिर्ज़ा बिलाल बेग, और सरफराज अब्दुल बासित। प्रेजेंट। ठीक है, बासित आपकी भी अटेंडेंस लग गई, ठीक है। चलिए, तो लेट्स फिनिश विद द अटेंडेंस। अब थोड़ा सा, कौन है जनाब ये? फुरकान अहमद। चलिए, तो अभी तक क्या समझ में आया हमको? अभी तक एनीथिंग जो पढ़ा मेक सेंस, समझ में आ रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही अंडरस्टैंडिंग में? बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, ताकि मैं जो पढ़ाऊँ आपको समझ में आना चाहिए सर का तरीका कार। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है? तो क्लैरिफाई करना, सवाल पूछना, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप कई दफ़ा भी पूछ रहे हैं तो